साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजा माँ केम छो कसा आहिस। साथियों, चेक मैटर को लेकर आप सबका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से ही रहता है कि चेक मैटर तो हमने दायर कर दिया है, पर चेक मैटर के चलते हुए यदि परिवादी की मृत्यु हो गई तो वहाँ पर केस का क्या होगा? क्या केस अबेट हो जाएगा? अबेट मीन्स समाप्त हो जाएगा, या हम सिविल लिटिगेशन में जाकर अपना पैसा रिकवर कर पाएंगे, या डिफेंस को वहाँ पर मजबूती मिलेगी और डायरेक्टली वो डिस्चार्ज क्लेम कर लेगा। साथियों, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है और हम कोई प्रोसीडिंग को यदि अबेट करना चाहते हैं या अक्यूज़ को डिस्चार्ज करना चाहते हैं या परिवादी के राइट्स को इन्फोर्स करना चाहते हैं तो ये बात भावनाओं से ज़्यादा हमें लीगली कहनी होगी, तभी हम राइट्स को इन्फोर्स कर पाएंगे, अदरवाइज़ मतलब नहीं रह पाएगा। साथियों, रिसेंटली गुजरात हाईकोर्ट ने हमें एक समाधान दिया है और तीनों बिंदुओं पर डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन कोर्ट के द्वारा किया गया है। कोर्ट ने न केवल अक्यूज्ड और परिवादी के राइट्स को सिक्योर किया, अपितु ये भी स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति आने पर क्या क्या राइट्स अक्यूज के होंगे और क्या क्या राइट्स परिवादी के होंगे, जिस कारण आज का ये डिस्कस काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के हिसाब से भी। हमने आज इस लेक्चर सीरीज़ में इस बात को नहीं समझा तो ज़िंदगी भर हम चेक मैटर्स में हमारे राइट्स को इन्फोर्स ही नहीं कर पाएंगे, खासकर तब जब परिवादी की मृत्यु हो गई है और हम एज अ LR उसके बिहाफ पर प्लीड करना चाहते हैं या ऐसी कोई परमिशन कोर्ट से लेना चाहते हैं। साथियों, इस मामले में क्या हुआ था कि एक परिवाद पेश हुआ सेक्शन 138 NI एक्ट का, जिसको हम सामान्य तौर पर कहते हैं चेक बाउंस केस। परिवादी का कंटेंशन था कि मुझसे अक्यूज ने पैसे लिए, हमारे बीच एक ट्रांजैक्शन था और उस ट्रांजैक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए या उसके भुगतान के पेटे मुझे अक्यूज के द्वारा एक चेक दिया गया। वो चेक बाउंस हुआ, मैंने अधिवक्ता का नोटिस दिया, मुझे पेमेंट नहीं आया, अल्टीमेटली मुझे केस फाइल करना पड़ा। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि जो कंसर्न परिवादी था उसकी मृत्यु हो गई और उसके लीगल हेयर या जो उसके घर वाले थे उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी कि हमें एज अ पार्टी एरे किया जाए और प्रोसीडिंग को जो है वो कंटिन्यू किया जाए, पर कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया और अक्यूज्ड को बरी कर दिया, जिसके अगेंस्ट सेक्शन 338 CRPC में एक अपील दाखिल करी परिवादी के LR से। उनका यह कहना है कि भले ही परिवादी की मृत्यु हो चुकी है पर इसके बावजूद भी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोसीडिंग किसी भी रूप में अबेट नहीं होगी। और ट्रायल कोर्ट ने गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए अक्यूज को उसका लाभ दिया है, जिस कारण इम्प्यून जजमेंट को सेट असाइड किया जाए और हमारे राइट्स को सिक्योर किया जाए। साथियों, वहाँ पर हाईकोर्ट ने सारे फैक्ट्स को, लीगल पोजीशन को कंसीडर करते हुए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। वो क्या था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप रूलिंग का नाम नोट कर लीजिए ताकि आपको तकलीफ ना आए। रूलिंग का नाम है योगेश कुमार वर्सेस जमुना दास और ये साइटेशन है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का। कोर्ट का यह कहना है कि ऑन पेरूजल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इट वुड बी क्लियर दैट द सेम इज नॉट एप्लीकेबल टू द फैक्ट्स ऑफ द केस ऑन द हैंड। Section 256 of the CRPC has no application in the facts of the case on the hand. The case law relied by the appellant is totally applicable to the case wherein it is held that once cognizance of the offence has been taken, the trial will have its end after following the due process and procedure laid down by the CRPC. तो एक बात स्पेसिफिक की गई कोर्ट के द्वारा कि भले ही परिवादी की मृत्यु हो गई है, उस पर्सपेक्टिव में CRPC के सेक्शन 256 CRPC में लिखा गया भी है। तो हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि भले ही सेक्शन 256 CRPC में ये प्रावधान है कि यदि परिवादी की मृत्यु हो जाए तो कोर्ट वहाँ पर कंप्लेंट खारिज कर सकता है, पर इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का वो इंटरप्रिटेशन इस केस पर लागू नहीं होगा, खासकर तब जब CRPC में ऐसी कोई स्पेसिफिक स्थिति नहीं है, क्योंकि हम CRPC को NI एक्ट के साथ मिलाकर जो है पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ये स्पेसिफिक किया गया कि प्रसंज्ञान जो है वो ऑफेंस का है, ऑफेंडर का नहीं है। अगर कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है तो ट्रायल का एंड तो होना ही होना है, हम इन द मीनवाइल ट्रायल को वेग एंड पे ख़त्म नहीं कर सकते। साथियों, कोर्ट का ये भी कहना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है कोर्ट ने दिया है, there is no provision in the CRPC or in the NI Act that
ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ पेई द ट्रायल विल बी अबेटेड merely because the original complainant or payee has died. There could not be an abatement of the proceeding. कोर्ट ने ये स्पेसिफिक किया है कि सीआरपीसी में या एनआई एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स या पेई की मृत्यु हो जाए तो वहाँ पर प्रोसीडिंग जो है वो अबैट हो जाएगी। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स या पेई की मृत्यु हो भी गई है तो उस पर्सपेक्टिव में उसके लीगल हेयर्स को या उसके घर वालों को जो है पक्षकार बनाया जा सकता है। इस बारे में भी कोर्ट ने अपना इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट का क्या लिखना है? द लीगल हेयर्स ऑफ द कंप्लेनेंट आर एंटाइटल्ड टू बी एरेड एज एन पार्टीज। दे मे आस्क फॉर द सब्सटीट्यूशन इन प्लेस ऑफ द कंप्लेनेंट एंड कुड प्रोसीड द ट्रायल। उनका यह कहना है कि अगर ऐसी स्थिति हो गई है तो उन्हें कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करनी होगी और परिवादी के स्थान पर वो सब्स्टिट्यूशन क्लेम कर सकते हैं और उस अर्जी को कोर्ट को अलाउ करना होगा और उस पर्सपेक्टिव में वो ट्रायल को कंटिन्यू कर पाएंगे। ट्रायल अबैट नहीं होगा, ट्रायल समाप्त नहीं होगा। इन द प्रेजेंट केस द कॉग्निजेंस हैज़ बीन टेकन, द समन हैज़ बीन इशूड बाय द ट्रायल कोर्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। Hence, on the death of the complainant, the proceeding will not abate. The legal heirs could continue and could ask for the substitution. तो कोर्ट का ये कहना है कि अगर परिवादी की मृत्यु हो भी गई है तो उस पर्सपेक्टिव में ट्रायल अबैट नहीं होगी। उसके लीगल हेयर्स प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं और ट्रायल का पूरा निष्कर्ष कोर्ट से निकलवा सकते हैं। तो कुल मिला के एक इम्पॉर्टेंट बात हमें समझ में आई कि अगर परिवादी की मृत्यु हो भी गई है और कोर्ट द्वारा मामले का संज्ञान लिया जा चुका है तो वहाँ पर लीगल हेयर्स को आगे आना होगा। उन्हें कोर्ट में सब्स्टिट्यूशन की अर्जी फाइल करनी होगी। अगर ऐसी अर्जी फाइल होती है तो कोर्ट उन्हें सब्स्टिट्यूट करेगा और उसके बाद ट्रायल को जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो वहाँ पर कोई दिक्कत जो है परिवादी को नहीं आनी है। तो साथियों, कुल मिला के एक इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट है आपके राइट्स को सिक्योर करने के लिए, आपके राइट को इन्फोर्स करने के लिए। तो साथियों, घबराने का नहीं है, मजबूती के साथ स्थितियों का सामना करें, लीगल पॉइंट को समझें और उसके अनुक्रम में प्रोसीडिंग को जो है वो कंटिन्यू करें। साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहें। साथियों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।